देखो बच्चों, अपन पदार्थ विज्ञान द्वितीय, मतलब द्वितीय पेपर नहीं, जो अध्याय 5 4 तक अपन ने कर लिए थे, अनुमान प्रमाण तक। आज करेंगे पदार्थ विज्ञान का द्वितीय पेपर है, अध्याय 5 युक्ति प्रमाण, चैप्टर 5 युक्ति प्रमाण। तो सिलेबस में क्या क्या पॉइंट है, जैसे अपन हर चैप्टर करते हैं, प्रत्येक चैप्टर से पहले अपन सिलेबस के पॉइंट देखते हैं भाई क्या क्या स्टडी करना है। तो अपन वो देख लेते हैं पहले। लक्षण एंड डिस्कशन, मतलब उसके बारे में, युक्ति के बारे में अपन को जानना है और समझना है थोड़ा सा। इंपॉर्टेंस इन आयुर्वेदा, भाई आयुर्वेदा में क्या उपयोगिता है। प्रैक्टिकल स्टडी एंड यूटिलिटी इन थेरेपेटिक्स एंड रिसर्च, और चिकित्सीय और जो अनुसंधान का कार्यक्रम है उनमें क्या उपयोगिता है युक्ति प्रमाण की। तो छोटा सा चैप्टर है, 3 पॉइंट है, हो जाएगा आज पूरा कंप्लीट। तो युक्ति प्रमाण स्टार्ट करते हैं। पहला है युक्ति शब्द की व्युत्पत्ति। युज धातु प्लस कितिन प्रत्यय बराबर युक्ति। तो युज तो इसमें क्या है, धातु है। संस्कृत में आपने कितिन प्रत्यय पढ़ा ही होगा, तो आपको पता होगा कितिन प्रत्यय होता है, ठीक है। तो बराबर युक्ति बनता है। तो इसके मीनिंग क्या है, इसको तर्क बोल दो, उपाय बोल दो, उचित विचार बोल दो, दलील बोल दो, या सामंजस्य। एक तरीके से आप इसको इन नामों से आप संबोधित कर सकते हो। तर्क, उपाय, उचित विचार, दलील और सामंजस्य। कहने का मतलब है कि युक्ति का मीनिंग एक ऐसा तर्क, भाई अपन ऐसा तर्क दे रहे हो कि इससे ये ठीक हो जाए। उपाय, काम करने के जो उपाय करते हैं ना कि भाई अपन इस स्पीड से जाएंगे तो घर पे टाइम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। अपन इस औषधि को देंगे तो रोगी ठीक हो जाएगा। उचित विचार, अपन उचित विचार ही तो कर रहे हैं, तभी तो अपन कुछ डिस्कस पे पहुंचते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। दलील, तर्क की तरीके से पर्यायवाची सिनोनिम्स मान लो इनको। और सामंजस्य मतलब कोई काम करने की एक तरह की रणनीति तैयार करना। ये सब युक्ति के शाब्दिक अर्थ हैं। तो युक्ति शब्द की व्युत्पत्ति युज धातु प्लस कितिन प्रत्यय से युक्ति शब्द बनता है। इसके शाब्दिक अर्थ तर्क, उपाय, उचित विचार, दलील, सामंजस्य, इनमें से कोई भी हो सकता है। आपको ये ऐसे लिखना है, ठीक है। अब है युक्ति का लक्षण, किसका, युक्ति प्रमाण का। बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योगे जान, युक्तिस्त्र काला सा गया त्रिवर्ग साधते यथा। इंपॉर्टेंट है, चरक सूत्र का 11वें चैप्टर का 25वां श्लोक है। क्या बोलता है कि बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योग जान, जो बुद्धि अनेक कारणों के योग से उत्पन्न भावों को देखती है। कहने का मीनिंग समझो कि जो बुद्धि अनेक कारणों के योग से उत्पन्न भावों को देखती है। कहने का मीनिंग ये है कि अपन ने जैसे कि किसी रोगी के लक्षण देखे कि भाई इसके बुखार आ रहा है, ठीक है, इसके खांसी भी है, इसके ये लक्षण हो सकता है। तो मतलब जो बुद्धि, मतलब जो ज्ञान अनेक कारणों के योग से, इसके बुखार भी है, इसको टेम्परेचर भी हाई है, मतलब इसके मतलब उल्टी भी हो रही है, दस्ती, मतलब आपने देखा कि ये सारी चीज़ें, तो अपन ने युक्ति लगाई, अनेक कारणों के योग से उत्पन्न भावों को देखती है। तो मतलब सामान्य अपन ने उन चीज़ों को देख के फिर अपन ने अनुमान लगाया, रिजल्ट निकाला, मतलब एक रणनीति तैयार की, मतलब उपाय लगाया, और युक्ति भाई ये रोग डिसाइड किया, उत्पन्न भावों को देखती है। यह त्रैकालिक होती है। तो नीचे देखो युक्तिस्त्रय काला सा गया, ये त्रैकालिक होते हैं, तीनों कालों को जानती है। कौन कौन से, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता है। आप मतलब अपनी योजना भूतकाल के लिए भी बना, भूतकाल में क्या हुआ उससे कुछ सीख के योजना बना सकते हो, वर्तमान में क्या चल रहा है उसके हिसाब से योजना बना सकते हो, और आगे के लिए योजना बना सकते हो। तो ये त्रिकालिक होती है। स गया त्रिवर्ग साध्य यथा। त्रिवर्ग कौन से हैं, धर्म अर्थ काम की सिद्धि का हेतु है। आपको धर्म, किसी भी काम को करने, जैसे आप धर्म क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं, इनमें से क्या है, त्रिवर्ग कौन से हो गए, धर्म अर्थ काम। मतलब मोक्ष तो है ही नहीं, इसको हटा दिया, मोक्ष तो हो जाएगा तो बाद में युक्ति क्या काम की, खत्म ही हो जाएगा, व्यक्ति मर ही जाएगा, मतलब स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तो धर्म अर्थ काम कहने का मतलब धर्म, व्यक्ति का धर्म, अपना क्या धर्म है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का धर्म है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना धर्म है, सामाजिक कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, फैमिली के प्रति कर्तव्य है, ठीक है, आपका जो उम्र है उसके हिसाब से कर्तव्य है, तो वो धर्म है, ठीक है। अब इस धर्म को कैसे जीना है, कैसे आपको पढ़ना है, एक युक्ति बनाओगे, मैं इस तरीके से पढ़ूंगा, सुबह ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, शाम को ये पढ़ूंगा, मैं इस सब्जेक्ट की यहाँ से कोचिंग लूँगा, टीचरों से पढ़ूंगा, उससे क्वेश्चन पूछूंगा। तो धर्म अर्थ, पैसा कमाने के लिए भी योजना बनानी पड़ती है। आप ऐसे ही थोड़ी पैसा कमा लोगे, सुबह जाओगे फावड़ा लेके काम हो जाएगा, पैसा देंगे नहीं, उसके लिए भी युक्ति, भाई मैं यहाँ पे काम करूँगा, एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से काम। अपनी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए आपको योजना बनानी कि मैं आज ये मकान पहले लेना है, कपड़े पहले लेने हैं, रोटी के लिए अच्छे का अनाज लेना है, क्या लेना है मुझे, क्या आवश्यकता की जरूरत है। तो ये सब की सिद्धि का हेतु क्या है, युक्ति। तो ये इस दोनों श्लोक, ये श्लोक है ना इंपॉर्टेंट है, इनका 3 लाइन निकल रही है। जो बुद्धि अनेक कारणों के योग से उत्पन्न भाव को देखती है, यह त्रैकालिक होती है,
और त्रिवर्ग में धर्म अर्थ काम की सिद्धि का हेतु है, ये युक्ति का लक्षण है। ठीक है, आप युक्ति की परिभाषा है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो बुद्धि अनेक कारणों के योग से उत्पन्न भाव को देखती है उसे युक्ति कहते हैं। यह त्रैकालिक होती है, जो त्रैकालिक होती है उसे युक्ति कहते हैं। जो धर्म अर्थ काम की सिद्धि का हेतु है उसे युक्ति कहते हैं। आप इसको ऐसे परिभाषा के रूप में बता सकते हो। अब देखो अगला है, ये भी चरक ही है, विज्ञातो कारणों अपतिते दर्शनात् विज्ञाते अपि तद्वधारणम युक्ति। ज्ञात अर्थ में कर्ण व उत्पत्ति देखकर अज्ञात अर्थ में इसका उपयोग करना युक्ति है। जैसे एक प्रेजेंट टाइम चल रहा है तो ज्ञात अर्थ में कर्ण व उपपत्ति देखकर, जैसे कोई काम देखा आपने, जैसे मैंने बताया ना किसी रोगी के लक्षण देखे, ठीक है, उसके अहाभाव देखकर अज्ञात अर्थ में उसका उपयोग करना। अब अज्ञात, अपने रोग अज्ञात है, उसको जानना, उसको समझना, वो क्या है, युक्ति है। ज्ञात अर्थ में कर्ण व उपपत्ति देखकर अज्ञात अर्थ में इसका उपयोग करना युक्ति है। जैसे कि अपन कोई चीज़ आप जानते हो, किसी वस्तु को आप समझते हो, तो उसकी नॉलेज के आधार पर अपन विचार करना, ठीक है, किसी चीज़ का उपाय करना। जैसे आपको कोई औषधि के बारे में अच्छी तरीके से पता है, इसका रस गुण वीर्य विपाक ये है, ठीक है, कोई पेशेंट आया, उसके लक्षण देखे तो आपको औषधि का भी लक्षण पता है, उस पेशेंट के भी लक्षण पता है, तो आपने युक्ति लगाई कि मैं अगर ये औषधि इस पेशेंट को दूंगा ठीक हो जाएगा। तो आपने अनुमान लगाया, युक्ति लगाई, तर्क लगाया, तो उसको मतलब अज्ञात अर्थ में उसका उपयोग करना। अब वो ठीक होगा कि नहीं होगा, वो किस तरीके से यूज करता है वो बाद में डिपेंड है, लेकिन आपने अज्ञात अर्थ में उसका उपयोग करना ही युक्ति है। ये दूसरी है, जो कल्पना योगी का युक्ति। आप कल्पना ही तो कर रहे हो, प्रैक्टिकल थोड़ी है ये, आप बस योजना बना रहे हो, मतलब एक तरीके से कल्पना मात्र है ये। तो जो कल्पना योगी का वे युक्ति है। क्वेश्चन आता है कि युक्ति प्रमाण के 3 विशेष लक्षण लिखो। तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा ये हो जाएगा। जो कल्पना योगी का वे युक्ति है। अब देखो प्रमुख लक्षण, ये भी क्वेश्चन आता है कि युक्ति प्रमाण के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। अनेक कारणों के संयोग से कार्य की उत्पत्ति, ज्ञात के आधार पर अज्ञात की जानकारी। तो अनेक कारणों के संयोग से, तो ये तो किससे आ गया, ये इस श्लोक से आ गया कि जो बुद्धि अनेक कारणों के योग से उत्पन्न भाव को देखती है, तो अनेक कारणों के संयोग से कार्य की उत्पत्ति, और दूसरा है ज्ञात के आधार पर अज्ञात की जानकारी, ये इससे आ गया। तो ये 2 प्रमुख लक्षण है किसके, युक्ति प्रमाण के। तो ज्ञात के आधार पर अज्ञात की जानकारी कैसे, मैंने बताया ना, जैसे औषधि के बारे में आपको पता है, रोगी के बारे में पता है, पेशेंट के बारे में पता है, अब उसके आधार पर उस रोग को समन करने की, क्योंकि अज्ञात है कि ठीक होगा कि नहीं होगा, उसके आधार पर जो योजना बनाते, जो तर्क देते हैं अपन, वो ज्ञात के आधार पर ज्ञात युक्ति प्रमाण है। आप युक्ति हमेशा योजना ही तो बनाते हो। जैसे आप सुबह उठते ही योजना बनाते हो कि मुझे सुबह आज कॉलेज जाना है, कॉलेज जाने के बाद मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, फिर क्लास लेनी है, फिर शाम को घूमने जाना है। ये क्या है, योजना ही तो है, युक्ति तो है। सम्यक रूप से आप काम को करने की समुचित व्यवस्था को युक्ति प्रमाण बोलते हैं। अब देखो आचार्य चरक ने अध्याय 11 में युक्ति प्रमाण का वर्णन किया है। तो चरक संहिता आप स्टडी करोगे सेकंड ईयर में, तो अध्याय 11 में युक्ति प्रमाण का वर्णन किया, ठीक है। तथा विमान स्थान अध्याय 4 में अनुमान है बहुतर्क को युक्तपेक्ष कहकर इसका समावेश अनुमान प्रमाण में कर लिया। पर लास्ट में उसको क्या बोला कि युक्ति प्रमाण को अलग से मानने की जरूरत नहीं है, इसको अनुमान प्रमाण में ही सम्मिलित कर लेते, क्योंकि युक्ति और अनुमान एक ही शाब्दिक एक तरीके से सामंजस्य रखते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी, युक्ति एक तरीके से होता है प्लानिंग करना, पर कभी कभी आप उसको अनुमान भी तो बोल देते हो। तो आचार्य चरक ने क्या किया, विमान स्थान में अध्याय 4 में अनुमानम बहुतर्को युक्तपेक्ष, मतलब अनुमान ही काफी है, उसको समाहित कर लिया, उसी में सम्मिलित कर लिया, विलीन कर लिया, इसका समावेश अनुमान प्रमाण में कर लिया। तो युक्ति प्रमाण का समावेश किसमें हो गया, अनुमान प्रमाण में। तो ये 5 इसके पॉइंट हो गए। अब देखो युक्ति प्रमाण का उदाहरण, जल ज्योति हुई भूमि, बीज व योग्य ऋतु के संयोग होने से, संयोग होने से, होने में लिखना भूल गया, जल ज्योति हुई भूमि, बीज एवं योग्य, ये कोष्टक भी नहीं है, योग्य ऋतु के संयोग से धान्य की उत्पत्ति होती है। सही है ये, देखो ध्यान से समझना कि भाई जल है, वाटर चाहिए अपन को, ज्योति हुई भूमि मतलब खेत चाहिए, उसमें हल लगा होना चाहिए, बीज होना चाहिए, और एक मतलब जैसे कि सर्दियों में गेहूं पैदा होता है, बरसात के दिनों में बाजरा पैदा होता है, तो योग ऋतु, जिसका आपने जैसा बीज बोया ना उसके अनुसार ऋतु भी होना चाहिए, उसके अनुसार नेचर भी होना चाहिए, उसके अनुसार उसका समय भी होना चाहिए। तो जल ज्योति हुई भूमि, बीज और योग ऋतु के संयोग से धान की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार षड धातु पंच महाभूत प्लस आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। अब इसको समझना, यहाँ पे था कि ज्ञात के कर्ण में उत्पत्ति देकर अज्ञात
अर्थ में इसका उपयोग करना। तो ये ऐसे ही बोल रहा है कि भाई जल, जोती हुई भूमि, बीज, योग्य ऋतु के संयोग से धान की उत्पत्ति होती है। आपको पता है, ये आपकी क्या है, ज्ञात है, ज्ञात के आधार पर अज्ञात की जानकारी। तो ये आपको ज्ञात है। आपको पता है जब खेती करते हो तो आपको पानी चाहिए, एक खेत चाहिए, उसको जोता हुआ होना चाहिए, ठीक है, बीज चाहिए और टाइम चाहिए कि भाई एक ऋतु चाहिए। सॉरी, अचानक से छींक आ गई, आई रियली सॉरी। हाँ, मैं बोल रहा था ज्ञात के आधार पर ज्ञात की जानकारी। तो ज्ञात हो गया भाई, आपको पता है खेती करते समय जल, जोती हुई भूमि, बीज व योग्य ऋतु के संयोग से धान की उत्पत्ति होती है, ये आपको पता है। तो उसी आधार पर मतलब अज्ञात की, तो मतलब इसका अपने यूज लिया कि उसी प्रकार षड धातु मतलब पंच महाभूत प्लस आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। ये आपने योजना बनाई, ये आपने तर्क दिया, आपने ये विचार किया कि जिस तरीके से आपने जैसे नई पैदा हुआ ना, जैसे कि जल है, बीज है, ये सब मिला के नया पौधा तैयार कर दिया, मतलब नया जीव उत्पन्न कर दिया। उसी प्रकार से पंच महाभूत प्लस आत्मा मिलकर शरीर का निर्माण कर दिया। आपने ऐसा विचार व्यक्त किया, ऐसा आपने तर्क दिया, ऐसा आपने योजना बनाई। ये सब क्या है, युक्ति प्रमाण का उदाहरण। क्वेश्चन आ जाता है युक्ति प्रमाण का उदाहरण लिखो, तो आपको ये लिख देना है। अब है युक्ति प्रमाण की चिकित्सीय उपयोगिता, ठीक है, आयुर्वेद में उपयोगिता। ये युक्ति प्रमाण की आयुर्वेद में उपयोगिता कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, आंसर सेम रहेगा। तो आयुर्वेद के दोनों प्रयोजनम स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम की सफलता युक्ति पर ही आधारित है। ये बोल रहे हैं कि भाई जो आयुर्वेद के दो प्रयोजन है, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी के रोग को दूर करना, ये दोनों चीजें किस पे है, युक्ति पर, मतलब एक सफल युक्ति, एक अच्छी योजना पर ही डिपेंड है। कैसे, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु उचित ऋतुचर्या, दिनचर्या, पथ अपथ आदि का विधान युक्ति पर आधारित है। कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप अच्छी तरीके से योजना बनाओगे, सुबह उठना है, ये मुझे खाना है, ये मतलब ऐसे करना है, जॉगिंग करनी है, अभ्यंग करना है, एक तरीके से उचित दिनचर्या, ऋतुचर्या के अनुसार अपन भोजन करोगे, एक अच्छी योजना बना के प्रॉपर तरीके से डाइट लोगे, ठीक है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, पथ पथ आदि का विधान युक्तिपूर्व मतलब सम्यक तरीके से करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। तो पहला प्रोविजन सिद्ध हो गया। तो कालज और फिर रोग, कालज शारीरिक रोग उत्पन्न न हो इसलिए दोषों के संचय, प्रकोप, प्रशमन अनुसार युक्तिपूर्व दोषजन विकारों से बचने का उपदेश आयुर्वेद में दिया है। देखो समझो इस चीज को कि कालज मतलब समय के अनुसार शारीरिक रोग उत्पन्न न हो, जैसे कि बाल्यावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में जो रोग उत्पन्न होते हैं ना, कालज शारीरिक रोग उत्पन्न न हो इसलिए दोषों के संचय, प्रकोप, समन, या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ऋतुओं के अनुसार दोषों का संचय, प्रकोप, समन होता है ना भाई। ग्रीष्म ऋतु में वातों का संचय होता है, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। ये क्या है, इसलिए दोषों का संचय, प्रकोप, समन अनुसार युक्ति पूर्वक दोषजन विकारों से बचने का उपदेश। तो उनको कैसे शांत करना है, क्या औषधि सेवन करना है, किस तरीके से कपड़े पहनने, किस तरीके अपन को भोजन करना है, वो सारी चीजें किसमें बताया गया, आयुर्वेद में। तो ये युक्ति पूर्व मतलब सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया है। अगर आप ऐसा ध्यान रखोगे आयुर्वेद में जो बताई चीज़ हैं वो क्या है, युक्तिपूर्वक है, तो आप कभी रोगी ही नहीं बनोगे। उसी प्रकार मानस रोगों से बचने के लिए रज व तम के दुर्गुणों से बचने का उपदेश भी युक्ति आधारित है। कहने का मतलब ये तो हो गई शारीरिक रोग की बात, अपनी बॉडी से संबंधित। व्यक्ति पागल भी तो हो जाता है ना, व्यक्ति मतलब उसका तन तो एकदम अच्छा है लेकिन वो मानसिक पागल है। तो उसी प्रकार मानस रोगों से बचने के लिए रज व तम के दुर्गुणों से बचने का उपदेश भी युक्ति आधारित है। कहने का मीनिंग ये है कि आपको अच्छे व्यवहार में, अच्छे आचरण में, ठीक है, सत्य के आचरण में रहना चाहिए। ये भी एक तरीके से युक्ति आधारित है। चतुष्पाद देखो कौन होते हैं चतुष्पाद, पहले चैप्टर में पढ़ी अष्टांग में। वीसक मतलब डॉक्टर, द्रव्य यानी औषध, उपासता यानी कंपाउंडर, और रोगी यानी पेटेंट। तो चतुष्पाद वीसक, द्रव्य, उपासता, रोगी भी जब युक्ति युक्त होता है तभी वह रोग को दूर करने में सफल हो पाता है। ये बोलने पा रहा है कि भाई अगर वो सम्यक एक तरीके से अच्छी औषधि का चुनाव नहीं कर पाएगा, ठीक है, अगर वो रोग का डिसीजन सही ढंग से ले नहीं पाएगा, जैसे कोई व्यक्ति आया आपके पास, आप डॉक्टर बन के आप उसका रोग ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपने गलत रोग डिसाइड कर लिया, आपकी मतलब युक्ति, आपने जो तर्क लगाए थे वो गलत लगा लिए, या फिर आपने जो मेडिसिन चुन रहे हो वो आपने सही नहीं से चुनी, गलत चुन ली। आपको देनी थी अर्जुन अरेस्ट देखना था, आपने दूसरी औषधि दे दी। आपको देना था गोजीवादी क्वाद, आपने दूसरा क्वाद दे दिया। आपकी मतलब जो आपकी कल्पना शक्ति है, आपकी जो युक्ति है वो बेकार है, गलत है। तो ये बोला कि भीषक, द्रव, उपासक, रोगी जब युक्ति युक्त होता है, मतलब इनमें चारों में ये सब सही होते हैं,
तभी ही रोग को दूर हो पा तभी वह रोग दूर करने में सफल होते हैं, तभी वो डॉक्टर उस रोग को हटा पाता है। अब मान लो आप तो सही हो, डॉक्टर सही है, लेकिन रोगी बेकार है। आपने बताया कि सुबह इस दवाई को लेनी है, इसके साथ लेनी है। अब वो बिल्कुल उसने सोचा है डॉक्टर क्या बताएगा, मैं मेरे हिसाब से लेता हूँ, वो शाम को ले रहा है, ले ही नहीं रहा। या फिर जो आपने मेडिसिन में बता दिया मैंने आपको, उपास्ता कंपाउंडर है। अब ये भी मतलब एक तरीके से जो बीच में कन्वर्सेशन है उसको सही ढंग से बता नहीं पा रहा डॉक्टर को, तो ही प्रॉब्लम। तो ये बोलता है कि जब युक्ति युक्त होता है तभी वह रोग को दूर करने में सफल होता है। तो इन चारों को आपको युक्ति युक्त होना चाहिए। अब देखो प्राणाविसार वैद्य, जो जाते हुए प्राणों को लौटा दे। तो किसको बोलते हैं प्राणाविसार वैद्य? जो जाते हुए प्राणों को लौटा दे, मतलब जो व्यक्ति मृत्यु संज्ञा पे है उसके भी प्राण बचा दे। कि बोलते ना ये व्यक्ति तो मर जाएगा 10 दिन में, तो वैद्य के पास ले जाओ, देखो वो बचा दे। तो उसने दवाई दी और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, तो वो बोलता है प्राणाविसार वैद्य, जो जाते हुए प्राणों को लौटा दे। के लक्षण भी चिकित्सक को युक्ति युक्त बताया, तभी तो वो लौटा देता है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, वो क्या औषधि देनी है, क्या डिसाइड करना है उसके अंतिम अवस्था में, सब कुछ वो जानता है, इसलिए उसको युक्ति युक्त बोला जाता है। बिना ऊह पुह एवं तर्क वितर्क के रोगी के रोग का समन नहीं हो सकता, अतः युक्तिपूर्व ज्ञान बुद्धि के उपयोग से ही चिकित्सा सफल होती है। तो बिना तर्क वितर्क के, बिना बोला कसम कस के, आपको माइंड में लड़ना पड़ेगा कि हाँ इसके ये रोग है तो ये औषधि चलेगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने रट रखा, नहीं, बहुत से कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है ना, सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, तो आपका तो रटा रटा ज्ञान रखा रह जाएगा, क्योंकि आपने ऐसा कॉम्प्लिकेशन कभी देखा ही नहीं, आपने कभी ऐसा केस देखा ही नहीं। जैसे किसी को मान लो बुखार है, आपको बुखार की दवाई आपको पता है, लेकिन बुखार के साथ उसको मतलब उल्टी भी आ रही है, कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो आप उल्टी की भी दे सकते हो। फिर आप ऐसे विचार करो कि हाँ मैं इसकी भी दवाई दे सकता हूँ, इसकी भी दे सकता हूँ, इसको मिला सकता हूँ, एक नई औषधि बना सकता हूँ, तो आप युक्तिपूर्व करोगे। तो बिना तर्क वितर्क के रोगी के रोग का समन नहीं हो सकता, ठीक है। आजकल कॉम्प्लिकेशन ही मिलते हैं, नॉर्मल डिजीज तो मिलता ही नहीं है, एक साथ 2 से 3 डिजीज होते हैं। अतः युक्तिपूर्व ज्ञान बुद्धि के उपयोग से ही चिकित्सा सफल होती है। तो आपको अगर युक्ति लगानी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा, आपको तर्क वितर्क करने पड़ेंगे माइंड में, आपको एक अच्छी योजना बनानी पड़ेगी कैसे उस रोगी को ठीक करते हैं। जैसे आपको पंचकर्मा करवाना है किसी व्यक्ति का, तो पहले आपको ऐसी औषधि देनी है जिससे कि वो उसका जो है ना कफ जमा हो तो वो बढ़ जाए और बाहर निकले, स्वेदन कराओ, स्नान कराओ। तो एक युक्तिपूर्वक सिस्टमेटिक तरीके से आपको उसको बताना पड़ेगा। तो आपको उसको एक योजना बना के उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी कि भाई पहले इस पड़ाव में 20 दिन तो मैं ये दवाई दूंगा, इससे ये लेवल काम होगा, फिर 20 दिन में ये दवाई दूंगा, इससे ऐसा होगा, फिर 20 दिन ये कमाई, तो मतलब 60 दिन में इसका रोग शांत हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो आपको ये योजना बनानी पड़ती है। अब युक्ति के अनुसंधान में उपयोगिता देखो, कारण और कार्य संबंधी स्थापित करने के लिए तर्क संगत तर्क द्वारा युक्ति द्वारा दिया जाता है। कारण और कार्य संबंधी, जैसे कि ये जो एग्जाम्पल था ना, जल, ज्योति हुई भूमि, बीज, योग, ऋतु, तो इस तरह का एग्जाम्पल देके अपन इसको सिद्ध कर दिया कि पंच महाभूत आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। यही बोल रहा है कि कारण और कार्य संबंध स्थापित करने के लिए तर्क संगत तर्क द्वारा युक्ति द्वारा दिया जाता है। जो भी तर्क दिया जाता है ना वो एक तरह की युक्ति का ही उपज है। अनुमान में एक कारण प्रभाव उत्पन्न करता है, जबकि युक्ति में कई कारणों से प्रभाव उत्पन्न होता है। जो अपन अनुमान लगाते हैं उसमें एक कारण भी चल जाता है कि ठीक है आपने बरसात, काले बादल देखे बरसात आ सकती है, अनुमान लगाया। लेकिन जबकि युक्ति में कई कारण, अलग अलग कारण, एक के साथ ज़्यादा कारण भी अपन देख सकते हैं। तो वहाँ पर एक कारण से साथ चल जाता है, लेकिन यहाँ पे कई कारणों के साथ अपन इंक्लूड कर सकते हैं। जबकि युक्ति में कई कारणों से प्रभाव उत्पन्न होता है, अलग अलग कारणों से अलग अलग इफेक्ट, अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया चैप्टर पूर्ण। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा सा चैप्टर था। तो अपन ने तीनों पॉइंट कर लिए, लक्षण एंड डिस्कशन, ठीक है, इंपॉर्टेंस इन आयुर्वेदा। देखो दूसरे और तीसरे का एक ही आंसर है यहाँ पे, देखो युक्ति प्रमाण की चिकित्सीय उपयोगिता भी यही है और युक्ति प्रमाण की आयुर्वेद में उपयोगिता भी यही है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि भाई सर कराया नहीं, मतलब क्वेश्चन कैसे भी आए कि भाई इंपॉर्टेंस इन आयुर्वेदा, आपको वही लिखना है। प्रैक्टिकल स्टडी एंड यूटिलिटी इन थेरेपेटिक एंड रिसर्च, तब भी आपको वही लिखना, बस 2 लाइन अलग से जोड़ देनी है। तो ये 3 पॉइंट थे सिलेबस के और अपना ये चैप्टर हो गया पूरा। अब करते हैं अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन।